नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा। आज डिबेट हो रही है मानव चेतना के ऑफिस में। वरिष्ठ आंदोलनकारी नेता हैं और साथ में कोरोना योद्धा प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में हैं। कई मुद्दे हैं, जिस प्रकार से युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा उत्तराखंड में। सरकार कहीं ना कहीं दावा कर रही है कि चुनाव लड़ा जाएगा, 400 के पार जाएंगे, परंतु कहीं ना कहीं ये विषय ऐसे हैं, अगर इसको इग्नोर किया जाएगा तो सरकार मुश्किल में है। सर नमस्कार, मनोज धनी नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं मैं मानव चेतना के मंच पे। जिस प्रकार से आप आंदोलनकारी, वरिष्ठ आंदोलनकारी या युवाओं के हित के लिए उनका साथ देते हैं, चाहे कहीं भी युवाओं की रैली होती है, आप कहीं ना कहीं उनका मार्गदर्शन करते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो ये कोरोना योद्धा और कहीं ना कहीं युवाओं के नेता बॉबी पवार एकता विहार में बैठे हुए हैं धरने पर, क्या लगता है सरकार जो दावे कर रही है 400 के पार जाया जाएगा, क्या लगता है ऐसी स्थिति में क्या 400 पार हो पाएंगे? देखिए, जब तक अगर युवाओं की बात की जाए तो पूरे राष्ट्र के भीतर या राज्य के भीतर या किसी भी व्यवस्था के भीतर जो युवा होते हैं वो ही पूरी धारा को लेकर चलते हैं, और जहाँ युवा चलता है वहीं मार्ग प्रशस्त होने लग जाता है। तो अगर युवाओं के भीतर कुंठा है, और कोविड वॉरियर्स की जो हम बात कर रहे हैं, कोविड-19 में जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में इस राज्य के लोगों की सेवा के लिए आ गया है, जिन्होंने वो साहस जुटाया कि जिस समय लोग अपने घर के दरवाजे में अपने रिश्तेदारों को नहीं आने देते थे, ऐसी परिस्थितियां होती थी कि युवा जो हैं, लोगों के अगर कहीं डेथ होती थी तो वो इनके हाथ में बॉडी सौंप देते थे कि आप ही जलाइए, आप ही इनका क्रेमेशन करिए, और उसको खुद हिम्मत नहीं हो पाती थी किसी की। तो वो उस कठिन काल में, और वो आपदा काल था पूरा राज्य के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, और विश्व के लिए वैश्विक आपदा काल था। तो उस वैश्विक आपदा काल में जो लोग बाहर आए, साहस दिखाया, आपने जैसे ही वो आपदा काल की परिस्थिति खत्म हुई, आपने उनको नौकरी से धक्के देके बाहर निकाल दिया, उनको सड़क पे लावारिस छोड़ दिया। तो व्यवस्था संरक्षक पिता होती है। व्यवस्था अपने लोगों का, अपने नागरिकों का, प्रत्येक नागरिक का, और खासकर जो आपदा काल में राष्ट्र की सेवा के लिए आ गया है उसका विशेष ध्यान रखती है। जैसे हमारे सैनिक होते हैं। मैं एक और सवाल पूछूंगा आपसे। जिस प्रकार से युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं बॉबी पवार की बात ली जाए, युवा नेता है, पहाड़ से आ रखा, किसी चीज का लालच नहीं उस युवा को, और कहीं ना कहीं उसके बैंक खाते भी खंगाले जा रहे हैं कि हाँ भाई कितना पैसा आ गया उसके पास। तो क्या लगता है ऐसी स्थिति में क्या 400 पार हो पाएगी भाजपा या उत्तराखंड में? जिस प्रकार से मैं उसी उत्तर की ओर आ रहा हूँ। मेरा कहने का ये है कि आपात काल में जैसे जो व्यवस्था होती है, वो अपने युद्ध काल में जैसे सैनिक जो आगे आते हैं, सेना में आते हैं, तो सरकार उस सेना का विशेष ध्यान रखती है कि ये हमारे अपने हैं, कठिन परिस्थितियों में हमारे साथ खड़े होने वाले हैं। तो उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं बननी चाहिए। यहाँ उल्टा हो रहा है कि उनका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। क्या ये उस सरकार का ध्यान रखेंगे ये युवा, जिनका सरकार ध्यान नहीं रखेगी? बॉबी पवार की बात आती है, बहुत ही निर्मल, निश्चल, साहसी, और व्यवस्था के प्रति एक व्यवस्था को सुधारीकरण के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, कि एक अच्छी व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था हो, नकलची जेलों के अंदर हो, और जो व्यक्ति, और उसके किए हुए कार्य पे जहाँ कई पुलिस वालों को तगमे लग गए, एसएसपी भी बन चुके हैं, पुलिस मेडल मिल चुके हैं, राष्ट्रपति मेडल तुमको मिल चुका है, जिस कार्य को बॉबी पवार कर रहे हैं, नकलचियों को जिस तरीके से उन्होंने एक्सपोज किया। अब राज्य की उस व्यवस्था में जहां एक और पुलिस वालों को तो मेडल मिल रहे हैं उसी काम के, बॉबी पवार पे मुकदमे लग रहे हैं, उसकी संपत्ति की जांच हो रही है। संपत्ति भी कितनी निकली? 309 रुपया या 390 रुपया। मैंने वो भी सुना है कि जो 309 रुपए बॉबी पवार को मिले, प्रधानमंत्री मुझे लग रहा है उसमें वो भी उन्होंने कहा, प्रधान अगर तुम्हारे को ये संपत्ति से है तो मैं ये भी तुम्हें दान करता हूँ, इसे भी तुम रख लो। तो मतलब कहने का मतलब है कि इन युवाओं के जज्बे को सलाम किया जाना चाहिए, इन युवाओं के मान सम्मान देना चाहिए, व्यवस्था को इनको आगे आके इनके गले में मालाएं डालनी चाहिए।
इन पे हेलीकॉप्टर की वर्षा नहीं होनी चाहिए। इनको हेलीकॉप्टरों में बिठाकर जगह जगह युवाओं के बीच में ले जाना चाहिए कि ये साहस करने वाले लोग हैं जो कोविड के समय आगे आ गए। मैं तो ये समझूंगा जिस प्रकार से उत्तराखंड में आईकॉन ढूंढती है पार्टी, जैसे कांग्रेस ढूंढती है, बीजेपी, तो मुझे लगता है ये बॉबी पवार से बढ़िया कोई आईकॉन होगा नहीं उनके लिए। ऐसा हाँ, ये जो बॉबी पवार है, ऐसे व्यक्ति को साथ में लेके चलना चाहिए। साथ लड़ने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले जो युवा है, ये कोविड कर्मचारी जो है 19 के, इन सबको ये आइकन होने चाहिए, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर होने चाहिए। हमें अमिताभ बच्चन की आवश्यकता नहीं है, हमें हेमा मालिनी की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए तो ये आदर्श होने चाहिए। लेकिन सरकार ऐसे आदर्श को नहीं लाना चाहती। वो चाहती है कि ग्लैमरस दुनिया में रहें, और मुझे नहीं लगता कि युवाओं के अगर भीतर कुंठा जाग रही है तो 400 पार। उत्तराखंड ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी 5 में से 5 सीटें, 100 आउट ऑफ 100 सीटें दी है पूरी जनता ने, और इसलिए कि उनको विश्वास था कि ये हमारी सरकार होगी। अगर ये हालात रहे और युवा एग्रेशन और कुंठा के मूड में रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से जो 100 आउट ऑफ 100 है, ये कब 50 से नीचे बढ़ जाएगा। नो बड़ी न्यूज। अब जो है मैं राणा जी के पास जाना चाहूंगा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कोरोना योद्धाओं की, आए हैं हमारे ऑफिस में। सर नमस्कार आपका। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जिस प्रकार से आप इतने समय से बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ धरने पे जाते हैं हम लोग, देखते हैं आपको कि आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं, आपकी सैलरी नहीं मिल रही, आपको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा। जिनके रिश्ते हो चुके थे उनके रिश्ते टूट गए, और कई ऐसी परेशानियों से आप लोग जूझ रहे हैं। तो क्या लगता है अब भी नहीं सुनेगी सरकार, तो कब सुनेगी चुनाव के नजदीक? सर सबसे पहले तो मानव चेतना के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सारे कोविड कर्मचारी सर उस टाइम पे, जैसे अभी सर ने बताया है कि कितनी बड़ी महामारी थी उस टाइम पे, आज उत्तराखंड सरकार का कंधे से कंधा साथ दे के आज हमने उत्तराखंड को या पूरा विश्व को बचा के आज हमें 209 दिन हो चुके हैं एक बिहार धरना स्थल पे। उत्तराखंड की सरकार थोड़ा ये नहीं सोच रही कि इन बच्चों ने आज इतने बड़ी मेहनत से अपने प्राण नहीं देखे, अपने घर वालों को नहीं देखे, तब भी उस आग में गए, उस आग में हमने लड़े। उत्तराखंड में कोरोना जो महामारी का रूप महामारी आई थी, मानव संहार कर रही थी सर, हम भी होते अपने घर में बैठे रहते, अपने बाल बच्चों के साथ रहते, पर वो चीज छोड़ के हम लोग उस अग्नि में कूदे, हमने उत्तराखंड को बचाया। आज उत्तराखंड की सरकार ने हमारे 8 महीने ऐसे बर्बाद कर दिए कि धरना स्थल पे बैठो तुम। और बात करने के लिए तो छोड़ो सर, हमारी जो मांगे है सर, क्या है, जायज मांगे थी। 8-9-10 हजार रुपए की नौकरी के लिए हम अपने पाँव पे खड़े होकर अपने घर बार चलाना चाहते थे, अपना रोजी रोटी कमाना चाहते थे सर। पर उत्तराखंड सरकार एक इतनी निर्दयी हो चुकी है सर हमारे लिए कि हमें धरना स्थल पे सुननी तो दूर, हमारे साथ वार्ता के लिए भी तैयार नहीं है। क्या लगता है अब जिस प्रकार से सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? धन सिंह जी से आपकी बात हुई, धन सिंह जी नहीं सुन रहे आपकी, मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे। क्या लगता है, क्या धन सिंह जी और मुख्यमंत्री जी आपकी सुनेंगे? क्योंकि एक अपने आप में कहीं ना कहीं अब भी मुख्यमंत्री की छवि मानी जाती है, लोग कहते हैं बहुत अच्छी छवि है, काम करने वाला नेता है, पर कब आपका काम होगा? सर ऐसी बात से आगे लेते हुए सर, आपका कहना सही है, वो काम कर रहे हैं, करेंगे, और किस करने के लिए बैठे हैं सर, पर हमें तो दिख ही नहीं रहा है। 209 दिन होने के बावजूद कहाँ है काम? इसी परिप्रेक्ष्य में हम सबसे मिले, स्वास्थ्य मंत्री जी से 9 महीनों से मिल रहे हैं, वो हमें गुमराह कर रहे हैं, आज नौकरी देंगे, कल नौकरी देंगे, परसों नौकरी देंगे। 110 दिन की हमारी भूख हड़ताल चली सर एक बिहार में। जब थक हार के हम लोगों ने सोचा कि हमें गवर्नमेंट नौकरी देगी, गवर्नमेंट ने हमें इतना थका दिया था कि मानसिक रूप से हमें छीण कर दिया था, तो हमने एक नौकरी के परिप्रेक्ष्य में एक राज्यपाल को एक खून से भरा लेटर लिखा इच्छा मृत्यु के लिए कि अब हमें नौकरी नहीं दे सकते हो तो हमें कम से कम इच्छा मृत्यु दे दीजिएगा। क्योंकि हम 9 महीने से एक बिहार धरना स्थल पर बैठे हैं, तो अपने घर को किस मुंह से लेके जाएं, कौन से मुंह से लेकर घर पे जाएंगे? हम नौकरी के लिए आए थे यहाँ पे, 9 महीने बर्बाद करने के बावजूद हमने एक इच्छा मृत्यु की मांग करी थी कि हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिएगा। हम उसका लेटर का पता करने गए कि क्या इस लेटर पे कुछ कार्रवाई हुई है, तो कैंट थाना के प्रभारी वहां पे पहले से धाक लगाए बैठे थे कि कब कोविड वॉरियर आते हैं हम उनको पकड़ के थाने में ले जाएगा। उसके बाद हमें जबरन पकड़ के मेडिकल करवाया जाता कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, उसके बाद हमें एसडीएम के पास। अभी भी हम प्रत्येक महीने हफ्ते लगातार हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। 6 लोगों पर इन्होंने धाराएं लगा दी।
केवल क्या हम लगता अपने है जो अधिकार के लिए गए थे वहां पे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इतना संघर्ष आप लोगों ने किया, जी। अब क्या लगता है आपके सामने रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या लगता है आपको कि आपकी नौकरी की कोई आश्वासन मिला आपको कहीं से, या मंत्री ने कुछ कहा कि जल्दी करूंगा मैं काम, ऐसा कुछ? सर टाइम कुछ नहीं दिया, बोल रहे हैं कि कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। ये पिछले 11 महीने से हो रहा है, हमें गुमराह किया जा रहा है बस। 11 महीने से अगर करने वाले होते ना सर, तो 2 मिनट में एक आदेश जारी होना है, सारी फाइल तैयार है। हमारे संतोषजनक प्रमाण पत्र जो 3 साल हमने लगातार स्वास्थ्य विभाग में काम करा है, वहां पे संतोषजनक प्रमाण पत्र भी 3 बार के मंगवा चुके हैं। एक आदेश पे हमारी नौकरी लग जानी है सर। क्या मांग रहे हैं हम सरकार में? 3 साल जब हमने स्वास्थ्य विभाग में दे दिया, 10-12 हजार की नौकरी, 10-12 हजार की नौकरी नहीं दे पा रही सरकार में। कहाँ जाए हम लोग? कौन सोचेगा हमारे बारे में? क्या रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा आप कोरोना वॉरियर की तरफ? सर अभी तो हम लोग बैठे हैं, अभी बैठे हैं। अन्यथा ये जो अभी आने वाला महीना है, इसमें हम लोग कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत बड़ी नीति चल रही है। 900 रोजी रोटी का सवाल है, 900 लोगों के परिवार का सवाल है। कैसे खाएंगे वो डिसीजन हम लोग लेंगे। बहुत जल्दी दिख जाएगा उत्तराखंड सरकार को कि क्या करने वाले हम सभी लोग वहाँ पे सुसाइड करेंगे। ये जब उत्तराखंड सरकार हमें इतना परेशान कर रही है, तो जब तक हम लोग वहाँ पे सुसाइड करके अपने प्राणों की आहुति देंगे, तब जाके सरकार को चैन आएगा। तो जो परिस्थिति है मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक तरफ कोरोना योद्धा है, एक तरफ आंदोलनकारी, हमारे जो वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं, युवाओं के हित के लिए हमेशा काम करते रहे हैं, हमारे साथ है, उन्होंने बताया। मैं एक बार सवाल पूछना चाहूंगा सर, क्या लगता है अब क्या स्थिति इनके लिए निकल सकती है कोरोना योद्धाओं के लिए? क्या सरकार कुछ ऐसा कर सकती है कि इनको कुछ राहत मिल सके? देखिए, समस्या बहुत, उसका हल बहुत आसान है। समस्या का समाधान मस्तिष्क से निकलता है, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्यों इतने बड़े नौकरशाह और मंत्री और जो उनके सलाहकार, उनकी बात दिमाग में नहीं आ पा रही। मेरा कहने का है कि उत्तराखंड सरकार भी 6 तारीख से विधानसभा सत्र हो रहा है। सरकार को यहाँ पर एक संकल्प प्रस्ताव लाना चाहिए, या तो सरकार लेकर आए या विपक्ष लेकर आए। उस संकल्प प्रस्ताव में ये रखे कि जो भी आपदा परिस्थितियों में या आपातकाल परिस्थितियों में सरकार को, राज्य सरकार को सेवा देने के लिए आगे आने वाले युवा, नवयुवक, नवयुवतियां हैं या नागरिक हैं, उनके भविष्य का संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये संकल्प प्रस्ताव पहले अडॉप्ट करना पड़ेगा, और उस नीति के तहत जितने भी रोजगार सृजन के जो जिस क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में उन्होंने सेवा दी है, जैसे आप पत्रकारिता क्षेत्र के हो गए, कोविड वॉरियर कोविड क्षेत्र के हो गए, जो सेना क्षेत्र के हैं सेना क्षेत्र के, साथ सफाई कर्मचारी हैं सफाई के हैं, वो उस क्षेत्र के में जो सृजन होने वाला रोजगार है उसमें उसकी प्राथमिकता दी जानी चाहिए उनको। तो ये संकल्प प्रस्ताव हो जाए, नीतिगत मामला बन जाए। बजटीय आवंटन तो ऑलरेडी है ही, पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई है, उसमें उनको तुरंत लगाया जा सकता है, समायोजित किया जा सकता है। तो और अगर नहीं है तो नए सृजन किए जा सकते हैं। भाई आबादी बढ़ रही है तो रोजगार भी तो बढ़ाने के लिए आपका कहना है कि रास्ता निकल सकता है? बहुत आसान सरलतम रास्ता है, मतलब इसमें कठिनाई है ही नहीं कहीं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने इन मुद्दों पर अभी सोचा नहीं होगा? अगर सोचा मुझे लगता है कि ना वहाँ नौकरशाह इस ओर ध्यान दे रहे हैं, ना उनके दिमाग में ये बात आ पा रही है, ना विधायकों, ना उनके कैबिनेट के विजय। 40% जो संस्कृति है उसी में सारे के सारे डूबे हुए भ्रष्टाचार में, उनको समस्या के निदान की ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा। अन्यथा निदान बहुत सरल है, ये मेरा मानना है। मेरा मानना है, एक कहावत मुझे याद आ रही है भाई साहब, आप आंदोलनकारी हैं, कहते हैं अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। तो कहीं वही कहावत यहाँ उत्तराखंड में लागू तो नहीं हो रही? जिस प्रकार से युवाओं का शोषण हो रहा है, युवा त्रस्त हैं, परंतु अधिकारी मस्त हैं, नेता मस्त हैं। जो भाई भतीजावाद है, जो भ्रष्टाचार है, जो अपने काडर तक सीमित रह के वो जो अंधा बांटे रेवड़ी अपनों को दे, वो बड़ा जो है, वास्तव में ऐसा हो रहा है। ये तो आपको भी नजर आता होगा, मीडिया फ्लैगशिप है, आप देखिए कि किसी को तो फुल पेज के कलर एडवर्टीजमेंट्स देते होंगे और किसी को मतलब एक बॉक्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें हैं, ये व्यवस्था की कुरीतियां हैं, खामियां हैं। इसमें जो समदृष्टि आनी चाहिए, वो समदृष्टि अगर नेतृत्व में नहीं है तो वो नेतृत्व अक्षम है, और जनता को भी ये समझना चाहिए कि ऐसे अक्षम नेतृत्व को आप किनारे करिए। समदृष्टि वाले भाव के व्यक्ति को राजकाज में
अग्रणी पंक्ति में रहना चाहिए। और ऐसे ही आप नौकरी आंदोलनकारी हैं, आप आंदोलनकारी वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं। जब प्रदेश का सृजन हुआ था, बना था उत्तराखंड, आंदोलनकारियों ने अपनी कुर्बानी देकर ये कहा था कि रोजगार मिलेगा, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्तराखंड के लोग यहाँ विकसित होंगे, लोग जमीनें खरीदेंगे, कुछ बनाएंगे, उत्तराखंड के लोग करेंगे। परंतु बाहरी जो व्यक्ति आ रहा है और यहाँ इतनी सारी जमीनें ले पा रहा है और कहीं ना कहीं रोजगार का माध्यम भी उनको ही मिल रहा है, वो किस वजह से मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उनको बेनिफिट दे रहे हैं, वो हम नहीं कह सकते। परंतु जो है कहीं ना कहीं बाहर के लोगों को फायदा मिल रहा है और उत्तराखंड का जो नागरिक है, जो आंदोलनकारी हैं, कहीं ना कहीं वो पीछे रहते हैं। देखिए, इसके लिए एक तो फूट डालो शासन करो की नीति जो अंग्रेजों के टाइम पे होती थी, वो उत्तराखंड में भी उत्तराखंड के बनते ही प्रारंभ हो गई। उत्तराखंड के समाज को पहाड़ और मैदान में विभक्त कर कर उत्तराखंड के जो पूरा मौलिक समाज है, चाहे वो हरिद्वार का हो, उधम सिंह नगर का हो, पहाड़ों का हो, उसको आपस में उलझाया गया। और जो बाहरी ताकतें हैं उन्होंने खुलकर खेल खेला। और आप प्रिंटिंग सेक्टर में देखेंगे तो जो नियमावलियां बनाई तो वो इतने ओवर एंड अबव टारगेट्स हुए। मान लीजिए अगर उत्तराखंड का जो मैक्सिमम प्रिंटिंग का अगर सेगमेंट का उसका 2 करोड़ का टर्नओवर है तो उन्होंने उसको 15 करोड़ किया ताकि बाहर वाले को लाभ मिले। सड़कों के निर्माण के लिए इस तरह योजनाएं, भवनों के निर्माण के लिए योजनाएं बनी। विनिर्माण के क्षेत्र के साथ साथ जो सेवा क्षेत्र है उसमें भी इसी तरीके की नियमावली विकसित की गई। यहाँ तक कि आप आश्चर्य करेंगे, ये कोविड कर्मचारी ज़्यादा बेहतर तरीके से इसमें प्रकाश डाल पाएंगे, लेकिन जितना मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ जैसे आउटसोर्स एजेंसीज हैं, कुछ निजी भी हैं और कुछ सरकारी भी हैं, जैसे उपनल है, पीआरडी के द्वारा लगाए जाते हैं। लेकिन आउटसोर्स की एजेंसियां महाराष्ट्र से आ रही हैं, हैदराबाद से आ रही हैं, मतलब उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। वो 108 की सर्विस अगर वो दे रहे हैं या कूड़ा बीनने का जो काम जो उत्तराखंड के नागरिकों को और यहाँ के लोगों को अब गाड़ियाँ लगा के होना चाहिए, वो कम से कम गाड़ी भी नगर निगम के साथ अटैच करे तो कम से कम अगर 100 गाड़ियाँ भाग रही हैं तो 100 परिवार उससे चल सकते हैं। लेकिन उनके ठेके हैदराबाद और आपको चेन्नई और बाहर के मिलेंगे या मध्य प्रदेश के मिलेंगे। तो ये जो संस्कृति अपनाई गई कि उत्तराखंड के जितने भी सृजन है, जहाँ पे रोजगार सृजन होता है, व्यवसाय सृजन हो रहा है, जहाँ औद्योगिकी सृजन हो रहा है, उसको किसी तरीके से उनके हाथ से छीन लिया जाए। तो ये जो नीतिगत जो खामी है, इस पे तो बड़ी चोट करने की आवश्यकता है। और प्रत्येक नागरिक को इकट्ठा होकर जो उत्तराखंड का नागरिक है उसे अपनी सरकार से ये तो मांगना चाहिए कि हमारे संसाधनों में हमारा प्रथम अधिकार होना चाहिए। धन्यवाद करूंगा मैं। कोरोना योद्धा आंदोलनकारी साहब हमारे साथ आए हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं, हम इनको बुलाते रहेंगे। और हमारा पत्रकारिता जो है, हम यही दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई, आज भी साफ सुथरी पत्रकारिता है और जो मुद्दे उठाए जाए, ऐसे मुद्दे उठाए जाए जैसे कोरोना योद्धा हैं। मैं चाहूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री तक कहीं ना कहीं ये बात पहुंचे कि कोरोना योद्धा कितने दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। आंदोलनकारी कुछ मुद्दे हैं, आंदोलनकारियों के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना। धन्यवाद करूंगा राणा जी आपका। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।